चलिए भाई, अब खबरों वाले स्टॉक्स की तरफ भी बढ़ लिया जाए। और हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। निफ्टी का एक नंबर आना था कल, वो था बजाज ऑटो, आया बाजार बंद होने के बाद। हर्षदा, डिटेल में नंबर्स कैसे और दरअसल कॉन्फ्रेंस कॉल की कमेंट्री क्या कहती है? आशीष, नंबर्स आप कह सकते हैं थोड़े बहुत इनलाइन है, कुछ केसेस में एक मिस देखने को मिला है, लेकिन कमेंट्री जो है वो थोड़ी सी कॉशियस है। अब नंबर्स पर पहले आ जाते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी आपको 9% बढ़ती हुई दिखाई जरूर दी है। 2005 करोड़ का आंकड़ा है, लेकिन यहाँ पर 211 करोड़ दरअसल एक वन टाइम इम्पैक्ट आया है वो LTCG एडजस्टमेंट के चलते, तो उसका एक असर देखने को मिला, वरना ये प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा भी नियरली एक्सपेक्टेशंस के आसपास ही रहता। 13,000 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू कंपनी ने डिलीवर किया है। 13,270 करोड़ का अनुमान था। मार्जिन्स लगातार चौथी तिमाही में 20% के ऊपर बरकरार रख पाई है कंपनी, वो एक पॉजिटिव है। और एबिटा लेवल भी 24% बढ़ता हुआ। एबिटा आप कह सकते हैं नियरली इन लाइन है, क्योंकि 2700 करोड़ का अनुमान लगाकर हम चल रहे थे, 2652 करोड़ का वो फिगर देखने को मिला है। अब आते हैं कमेंट्री पर। तो कंपनी ने स्पेसिफिकली कहा है कि देखिए, इस समय तो हमारे पास ऑपरेटिंग लीवरेज है, लेकिन रॉ मटेरियल कॉस्ट अगर और बढ़ जाते हैं और साथ ही साथ अगर EV टू व्हीलर बिजनेस में रैंप अप देखने को मिलता है तो वो दरअसल मार्जिन्स पर दबाव डाल सकता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि देखिए, जो पहले 15 दिन उभर कर आए हैं फेस्टिव सीजन के, उसमें डिमांड इतनी खास नहीं रही है जितनी इंडस्ट्री उम्मीद कर रही थी। 5 से 6% तक की ग्रोथ इंडस्ट्री का अनुमान था, इस समय सिर्फ सेल्स में करीब 1 से 2% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, तो वो थोड़ा सा चिंताजनक है। साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स को लेकर कंपनी काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त है। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि उस बिजनेस में दरअसल स्केल देखने को मिल रहा है। 3 व्हीलर बिजनेस और आगे कुछ लॉन्चेस भी देखने को मिलेंगे, वहाँ से सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। ये कॉन कॉल के हाइलाइट्स थे। आपने वो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स देखी हैं जहां पर 2 ब्रोकरेजेस कह रहे हैं कि ये स्टॉक थोड़ा सा दबाव में रह सकता है। एक तो सिटी सेल कॉल दे रहा है, 7,800 का टारगेट है। मॉर्गन स्टैनली जेफरीज काफी ज्यादा बुलिश है, लेकिन यहाँ पर एक और ब्रोकरेज रिपोर्ट है जहां पर कह रहे हैं कि वो न्यूट्रल रह सकता है, स्टॉक थोड़ा सा ड्रैग देखने को मिल सकता है। तो बटी हुई राय ब्रोकरेजेस की भी यहाँ पर। ठीक है। सतपुत्र साहब, चार्ट रेडी रखना, आ रहा हूं आपके पास बजाज ऑटो का। लेकिन फेस्टिव सीजन गड़बड़ा रहा है और भाई साहब, इस फेस्टिव सीजन में बस उम्मीद ये थी कि 2 व्हीलर्स डबल डिजिट ग्रोथ रिपोर्ट करेंगे। पैसेंजर व्हीकल्स को लेकर वैसे ही एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो फ्लैट रहने वाला है, यहां तो 2 व्हीलर्स भी गड़बड़ा रहे हैं, तो दिक्कत है। नतीजे भी ऐसे कोई खास नहीं, इन लाइन टाइप्स हैं, स्लाइड में से कह लीजिए, और ये कमेंट्री आ रही है। अमरीश, ऐसे में इसने कमा के दिया है, बहुत तगड़ा आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करा है, लेकिन अब 11,500 12,000 के जोन्स पर क्या बजाज ऑटो सही विकल्प है ऐड करने का या नहीं? अभी आपका व्यू क्या बन रहा है स्टॉक पे? देखिए, मैं इस स्टॉक पे और 2 व्हीलर स्पेस पे काफी पॉजिटिव रहा था, पर जिस हिसाब के नंबर्स आ रहे हैं, आई मीन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं बेरिश नहीं हूँगा, पर आई विल बी न्यूट्रल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। पॉसिबली होल्ड करूंगा, तो फ्रेश बाइंग तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि जिस हिसाब से फेस्टिव सीजन का सेल्स जा रहा है, आई मीन आई थिंक दिस वाज द ओनली सेवियर, पर वहां भी हम लोग देख रहे हैं कि इट इज नॉट रियली पिकिंग अप। So I think at this point of time, we should be a bit cautious, like not just Bajaj Auto, but overall 2 wheeler space. I think one should be a bit cautious at this point of time. यही बात अभी सुबह हुई भी थी। मानस ने हीरो मोटोकॉर्प को सेल रेको भी दिया है, भाई थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा इस पूरे 2 व्हीलर स्पेस पर, इनफैक्ट ऑटो एज अ स्पेस पे। हालांकि Hyundai का IPO डे 3 पे ही देखते हैं किस तरह से चैनलाइज होता है। डे 1 डे 2 तो वैसे भी ठंडे रहते हैं मेगा IPOs के, लेकिन अभी तक तो रिस्पॉन्स थोड़ा सा फीका फीका सही लग रहा है। ये इसमें ना मैं एक चीज़ जोड़ना चाह रहा था, वैसे Hyundai के IPO में एक मुझे जो चीज़ थोड़ी सी लोगों की अजीब लगती है ना, जब स्टॉक मार्केट में ना वो एक पेट्रियोटिक तड़का जोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे बहुत स्टॉक मार्केट फोरम में एंगल जोड़ा था, वो तो खैर एक अलग एंगल है, उसको उसमें तो मैं जा भी नहीं रहा हूँ, वो तो बकवास है, उसको तो मैं जा भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, जो एक बात हो रही है कि भाई सारा का सारा पैसा पिछले कुछ सालों से कोरियन पेरेंट्स को जा रहा है। कोरियन कंपनी है, 100% अब तक ओन कर दी थी, उसके पास ही जाएगा ना, और किसके पास जाएगा? अगर आपने किसी कंपनी को अलाउ किया है कि आपके यहाँ पर आ जाए, और जरा ग्राफिक्स रख दीजिए इसके सब्सक्रिप्शन के, अगर आपने किसी को अलाउ किया है कि आप यहाँ पर आएँ और रन करें कंपनी को, तो वो लीगली कर रही है सब कुछ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और वो यहाँ पर ऑपरेट कर रही है। अब वो आप यहाँ पर पैसा कमा रही है अगर, तो वो अपना पैसा, उसके पेरेंट्स जो हैं वो पैसा कमाने के लिए बैठे हैं ना,
दूसरी चीज़ यहाँ पर डिस्कस हो, तो अब वो डिविडेंड जो है, अगर कंपनी को लगता है कि हर साल वो और कैश जनरेट कर सकते हैं, तो और कैश जो जितना कैश जनरेट कर रहे हैं वो अगर अपने प्रमोटर को दे रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? बिज़नेस का मतलब ही यही होता है। दूसरी बात, बहुत लोग कह रहे हैं कि रॉयल्टी पहली बात तो है नहीं कि किसी कंपनी ने रॉयल्टी दी अपने पेरेंट को, और उसी का एक जो कंपटीटर है यहाँ पे मारुति सुजुकी, वो भी रॉयल्टी दे रहा है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीसरी बात यहाँ पर जो आ रही है कि ये जो कंपनी है वो सारा का सारा, बेसिकली बात सारी की सारी ये हो रही है कि सारा का सारा पैसा पेरेंट के पास जा रहा है। उसमें दिक्कत क्या है? अच्छा, एक और चीज़ डिस्कस हो रही है कि अब जितना स्टेक बेच रहे हैं उसके बाद एक और ऑफर से लाना पड़ेगा 75% नॉर्म मीट करने के लिए। उसमें भी क्या दिक्कत है? कई कंपनियां करती हैं इस तरीके से, पैसा रेस करती हैं, उसके बाद दोबारा आईपीओ लेकर आती हैं। मेरे ख्याल से दिक्कत इन चीज़ों में नहीं होनी चाहिए। Hyundai के आईपीओ में सब्सक्रिप्शन को लेकर मुझे दिक्कत सिर्फ एक है। दिक्कत यह है कि इनका जो प्राइस बैंड है वो महंगा है। मेरी जब कल बात हुई थी तरुण जी से, तो मैंने उनसे भी यही पूछा था कि भाई बैंकर का तो काम ही यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएशन दिलाएं। तो इसमें दिक्कत सारी की सारी ये आ रही है कि आपने प्राइस जो है ना इतना महंगा रख दिया, आप ऑलमोस्ट मारुति की प्राइस पर अपना आईपीओ लेकर आ गए। अब उसका जस्टिफिकेशन ये हो सकता है कि मारुति के मुकाबले Hyundai का मार्जिन प्रोफाइल बेटर है, ठीक है। अब अगर मार्जिन प्रोफाइल बेटर है भी, तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक जो ऑलरेडी कंपनी जो 2003 से लिस्टेड है कंपनी, उसके मुकाबले आप उसी प्राइस बैंड पर लेकर आए, ठीक है। तो यहाँ पर इस वजह से इसको सब्सक्रिप्शन नहीं मिला। वैसे खैर आपने जिस बात की कि थर्ड डे पे नॉर्मली ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिलता है, वो मैं मानता हूँ उस चीज़ को। इसमें ना मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, इसमें ये हो सकता है कि आप आईपीओ में भले ही ना भरें, और ये भी हो सकता है कि ये स्टॉक हो सकता है डिस्काउंट पर लिस्ट हो जाए। ये भी पॉसिबल है कि ये स्टॉक हो सकता है आईपीओ के बाद डिस्काउंट पर लिस्ट हो जाए। लेकिन ये शायद एक ऐसा आईपीओ हो सकता है जो आपको आईपीओ इन्वेस्टर को भले ही पैसा ना बना के दे लिस्टिंग पर, लेकिन अगर आपका 5 से 10 साल का व्यू है तो ये आपको बड़ा पैसा बना के देगा। उसका कारण बताता हूँ मैं क्यों। क्योंकि जो कंपनी की अर्निंग्स प्रोफाइल है, जैसे इस कंपनी का मार्जिन अच्छा है, तो ये कंपनी की जो ईपीएस ग्रोथ है वो हो सकता है मारुति को आउटपेस करे। ये पॉसिबल है, जिस तरीके के प्रोडक्ट्स ये कंपनी बार बार लाती है। और एक चीज़ आपको माननी होगी, हिंदुस्तान की मार्केट में अगर किसी एक कंपनी का कंट्रीब्यूशन रहा है कार की मार्केट को रेवोल्यूशनाइज करने का, वो Hyundai का रहा है। क्योंकि जिस पहले वो सेंट्रो लेकर आए, उससे पहले तो मारुति अपनी सिर्फ एक 800 और 1000 पे बैठी हुई थी, बाकी कुछ प्रोडक्ट्स ही नहीं आते थे। वो जब सेंट्रो आई उसके बाद मारुति को एक के बाद एक प्रोडक्ट लाने पड़े। उसके बाद काफ़ी टाइम तक मार्केट ढीला रहा। फिर जब ये क्रेटा लेकर आए उसके बाद बाकी सबको क्रेटा इतनी बिकी कि उसके बाद बाकी सबको उस हिसाब से एसयूवीज लानी पड़ी और उस स्पेस को फिर इन्होंने ऑक्यूपाई किया। तो उस हिसाब से यहाँ मुझे लग रहा है कि आपकी दिक्कत इस चीज़ पे होनी चाहिए कि प्राइस बैंड खराब है। बाकी जो चीज़ें ना वो दिक्कत का मामला नहीं है। बाकी जो चीज़ें हैं वो एक नॉर्मल बिजनेस है, हर कोई करता है, इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ, प्राइस बैंड इनका ख़राब है, इसके लिए मुझे लग रहा है कि सब्सक्रिप्शन कम आ रहे हैं, और इसके लिए मुझे लग रहा है कि इसकी जो लिस्टिंग है वो ख़राब हो सकती है। लेकिन अगर आपका 5 से 6 साल का व्यू है, पैसा बनेगा वहाँ पर। सिमिलर व्यू थे अमरीश के। हमने वीकेंड स्पेशल करा था इस कंपनी के आईपीओ पे। अमरीश के पास नहीं जाऊंगा, आपको उसके लिए आवाज़ हफ्ते भर देखना है, इवन वीकेंड पे देखना है। लेकिन आपके इंटरव्यू में ना वो Hyundai आ गया, Hyundai की जगह मन नहीं मानता। मुझे लगता है लोग समझेंगे इसे प्रोनाउंस करना नहीं आता। मैं तो अभी मेरा मन करता है Hyundai ही बोलूं, है ना? बिल्कुल नहीं, आप Hyundai से बोले बट वो Hyundai में वो फीलिंग नहीं आ रही। बस तो जो Hyundai ही रखूंगा। आप लोग बस समझे, मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है मुझे, लेकिन जो बचपन से रखा है वैसे ही रखें तो जरा टच फील ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा सतपुते साहब, क्विकली चार्ट्स कैसे लगे बजाज ऑटो के? आशीष जी, देखिए, अगर आप इसका डेली चार्ट देखें तो आपको एक ब्रेकडाउन दिखता है, दैट्स अ फ्लैग फॉर्मेशन ब्रेकडाउन। तो इतना तो क्लैरिटी है कि ये 12,000 के ऊपर तुरंत नहीं जाएगा। वहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो इसका 1020 DMA है। ओवरऑल इसका अगर आप डेटा भी देखें तो डेटा वीक साइड का है। वीकली चार्ट, वीकली बेसिस पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हेवी शॉर्ट बिल्टअप है। तो आज मुझे लगता है ये 11,200 जो इसका इमीडिएट सपोर्ट है 50 DMA, उसे टेस्ट करेगा। लेकिन आशीष जी, जो मेन पेन होगा वो 11,200 टूटने के बाद होगा, क्योंकि 11,200 अगर आज टूटता है तो ये जो नेक्स्ट टारगेट अनफोल्ड होता है पोजिशनली वो 10,800 से लेकर 10,500 तक का होगा। तो मुझे लगता है आज बजाज ऑटो में थोड़ा पेन बढ़ सकता है। रखिए भैया, आज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर उस लिहाज से ये स्टॉक। रिलायंस इंडस्ट्रीज का अपडेट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टॉक बड़ा सता रहा है। 3200 वाला 2700 पे आके खड़ा हुआ है। अब फाइनली वो अपडेट आ गया है। रिकॉर्ड डेट बोनस इशुएंस की 28 अक्टूबर। एक शेयर पे एक शेयर मिलने का वो डेट सामने आ गई। बहुत टाइम से अटका हुआ था। अमरीश, यही सता रहा था कि बाजार को?
नहीं देखिए, आजकल बोनस इश्यूज से कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है, पर सेंटिमेंटली पॉजिटिव रहता है, तो बिकॉज ऑफ विच एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा बहुत बाउंस आ सकता है। तो इट इज पॉसिबल कि क्लोजर टू द बोनस डेट, जो आई थिंक 28 अनाउंस किया है, उसके आसपास थोड़ा बहुत शायद ऊपर जा सकता है, बट आई डोंट थिंक पीपल शुड रियली बाय फ्रॉम अ बोनस पर्सपेक्टिव। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना चाहिए, इट्स नॉट फ्रॉम बोनस पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे हिसाब से 2700 अच्छा स्तर है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से अमरीश 2700 अच्छा स्तर है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से 2700 अच्छा स्तर है, क्योंकि यहाँ से मुझे डाउनसाइड बहुत लगता नहीं है, बट टाइम लगेगा यहाँ से ऊपर जाने के लिए। इनफैक्ट हम लोग का जो पहले का टारगेट था वाज अबाउट 3200 to 3400, विच विल एक्चुअली बिकम 1600 to 1700 एक्स बोनस। ये बात है, ठीक बात। ये 6th बोनस डोल आउट होगा, 5 आ चुके थे इससे पहले, ये छठे की तैयारी। खैर, रिलायंस की चर्चा हुई क्योंकि खबरों में डिस्क्लेमर वो याद ही होगा आपको, इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो कोई तेजी वेजी का मन, खरीदने का मन हो रहा हो तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। 2 आईटी के नंबर्स, एल&टी टेक और एम्फोसिस। मानस, दोनों की चार्ट रेडी रखिएगा, मैं आता हूं, जहां पे भी मौके होंगे, क्लैरिटी आ रही है, उस पर बात कर ली जाएगी। हर्षदा, नंबर्स कैसे है? LTTS के केस में आप गौर करिएगा कि डॉलर रेवेन्यू इनफैक्ट उम्मीद के मुताबिक है। मुनाफा करीब 2% बढ़कर आया, 320 करोड़ के आसपास का फिगर है। डॉलर रेवेन्यू पर ज़्यादा फोकस हम करते हैं, 4% तक की ग्रोथ है यहाँ पर। और साथ ही साथ अगर आप देखिएगा मार्जिन्स ने थोड़ा सा निराश किया है। 16.3% के मार्जिन्स का अनुमान था, उसके सामने 15.1% का मार्जिन है। इनफैक्ट मार्जिन 50 बेसिस पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट करता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि कंपनी ने अपने FY25 के गाइडेंस को रीअफर्म किया है। वो आश्वस्त कर रहे हैं कि 8 से 10% तक की ग्रोथ ये हासिल कर लेंगे कांस्टेंट करेंसी बेसिस में इस साल के अंत तक। साथ ही साथ मीडियम टर्म आउटलुक $2 बिलियन के रेवेन्यू कमाने का, उसमें भी कोई बदलाव नहीं है। इन्होंने अपने मार्जिन गाइडेंस को जस के तस रखा है, 17 से 18%। हालांकि ब्रोकरेजेस को चिंता है कि शायद वो मीट ना हो पाए। कंपनी कह रही है कि सस्टेनेबिलिटी बिजनेस से एक अच्छी खासी पिकअप देखने को मिला, 6.5% का ग्रोथ उधर था। मोबिलिटी में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है। इनके लिए AI लेड डील की कॉन्वर्सेशंस बेहतर हो चली है, तो वो स्टॉक रेडार पर। साथ ही साथ आप एम्फोसिस भी रेडार पर रखेंगे। एम्फोसिस के आज सुबह में ही नतीजे आए हैं और वहां पर मुनाफे में 4% का इजाफा है, 423 करोड़ उम्मीद से बेहतर है, 420 करोड़ का अनुमान था। रेवेन्यू भी बेहतर है, करीब 3% की ग्रोथ देखने को मिली है। कांस्टेंट करेंसी में रेवेन्यू ग्रोथ मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 1.8 से 1.9%, कंपनी ने डिलीवर की है 2.4% की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ। ये एक बड़ा बीट है। मार्जिन्स के लिहाज से भी 15.4% के मार्जिन्स एब्सोल्युटली इन लाइन आते हुए कंपनी ने कहा है कि BFS सेगमेंट से 3.2% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिली है। न्यू डील TCV पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो कम आपको दिखाई देगी, क्योंकि एक हाई बेस था, तो वहां से आप कंपेयर करेंगे तो 35% कम है। लेकिन टॉप क्लाइंट्स में करीब 8%, 8.5% तक की ग्रोथ देखने को जरूर मिली है। एम्फोसिस की कमेंट्री भी काफी मजबूत है। ओके, LTTS टॉप लाइन इन लाइन, मार्जिन थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट। एम्फोसिस नंबर्स के लिए थम्स अप, और अभी अभी कमेंट्री नीचे चल रही है। जो गाइडेंस थी उस बैंड पे जस के तस बने रहेंगे, और कमेंट्री अच्छी है। वो कह रहे हैं H2 यानी कि इस साल की दूसरी छमाही में जब हम एंटर कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है और कंसोलिडेशन के चलते फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। तो कमेंट्री तो इनकरेजिंग आ रही है। मानस, कुछ दिखा क्या? कोई ट्रेड वेड है कहीं? देखिए, एम्फेसिस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वहां पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट अच्छे लगते हैं। शॉर्ट टर्म में करेक्शन हुआ है, जगह सही है जहां से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। 7 दिनों से 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। केवल एक ट्रिगर का इंतजार है, 3020 के ऊपर अगर स्टॉक निकले तो तभी यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करनी है। अदरवाइज अपनी लॉन्ग पोजीशन में 2800 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। 3020 के ऊपर 3150 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। एलटीटीएस में थोड़ा सा इंतजार करिए। एलटीटीएस में एक रेजिस्टेंस दिखता है चार्ट पे, वो है 5400 से 5425। अगर 5425 के ऊपर निकले तभी यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करनी है। और अगर आपने लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी बनाई हुई है तो एलटीटीएस में आपको 5100 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। ये हो गया भाई दोनों आईटी की कंपनीज के नतीजों के बाद का आकलन और उस पे चार्ट्स पे चर्चा। रचना जी, GMR एयरपोर्ट्स खोलिए। हर्षदा, क्या अपडेट्स? सितंबर का पैसेंजर ट्रैफिक का डेटा आ गया है, जहां पर 9% तक की ग्रोथ देखने को मिली है पैसेंजर ट्रैफिक में ईयर ऑन ईयर।
मंथ और मंथ कुछ दबाव देखा जा रहा है, लेकिन 1.02 करोड़ पैसेंजर्स की आवाजाही हुई है इनके एयरपोर्ट्स पर। डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक वैसे 7-7.5% बढ़ता हुआ, इंटरनेशनल साइड पर अब देखेंगे तो वो 12% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एयरक्राफ्ट मूवमेंट 8% ग्रोथ दिखा रहा है। ये ईयर ऑन ईयर नंबर्स है, मंथ ऑन मंथ थोड़ी सी नरमी जरूर है। पर देखना साल 2 साल चाहिए इस तरह की कंपनीज को, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज मंथ ऑन मंथ तो सीजनैलिटी बड़ी इंपैक्ट करेगी। जीएमआर रिपोर्ट्स ठीक ठाक अपडेट्स दिखते हैं, फिर तो ग्रोथ है, पर चार्ट्स कैसे हैं रचना जी बताएंगे। रचना जी क्या लग रहा है? आवाज ही नहीं आ रही रचना जी। जी सॉरी। जीएमआर एयरपोर्ट्स के चार्ट अच्छे दिख रहे हैं और यहाँ पे 89-90 के करीब का लेवल फिलहाल बैठा हुआ है। ये प्राइस 200 पीरियड एवरेज पे भी बैठा हुआ है। मोमेंटम इंडिकेटर्स भी सपोर्टिव है। अच्छी बात यह है कि हायर टाइम फ्रेम चार्ट का इसका सपोर्ट जो है मंथली वगैरह, दैट्स वेरी गुड। और उस हिसाब से ये पॉइंट जो फिलहाल बैठा हुआ है दैट बिकम्स अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट उनके लिए जिन्होंने मीडियम टर्म के हिसाब से होल्ड ऑन करना है। तो अगर यहाँ पे 80 का स्टॉप लॉस लगा के मीडियम टर्म के हिसाब से होल्ड करा जाए तो अपसाइड पे इसके 110-120 तक के टारगेट्स बन सकते हैं। चलिए अब जान लिया जाए ब्रोकरेजेस के रडार पे क्या है भाई। कंचन जी भी स्टूडियो में आपको रेडी नजर आएंगी। कंचन जी क्या लेकर आएंगे भाई, कौन सी ब्रोकरेजेस और कौन से स्टॉक्स? जी, 2 स्टॉक्स है, KEI इंडस्ट्री और साथ ही साथ SRF। सबसे पहले बात करते हैं KEI इंडस्ट्रीज की। जेफरीज की इस पे राय है खरीदारी की, लक्ष्य को बढ़ा के 5,720 का कर दिया है। उन्होंने कहा है कि Q2 में जो एबिटा है वो 8% का रहा है, या जो एस्टिमेट लगाया गया था वो 15% का लगाया गया था, यानी कि कहीं ना कहीं एक हमें चूकता हुआ एबिटा दिखाई दिया है, क्योंकि सेल्स और मार्जिन में कहीं ना कहीं दबाव रहा है, इसलिए एबिटा में ऐसे नंबर्स देखने को मिले हैं। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स की जो सेल्स है वो भी हमें कहीं ना कहीं चूकती हुई दिखाई दी है, बट जो ट्रांसमिशन ऑर्डर है उसके बढ़ने से आगे हमें डिलीवरी में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ जो रिटेल सेगमेंट है वहां पे 17% का हमें वाई ऑन वाई बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली थी, और Q2 में सेल्स के जो नंबर आए हैं वो भी काफी अच्छे आए हैं। मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्री है वो भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्गर साइड में है। उन्होंने कहा है कि फिस्कल ईयर 25 के लिए 16 से 17% ईयर रेवेन्यू ग्रोथ है, और साथ में जो मार्जिन ग्रोथ है वो है 10.5 से 11% की, और ये जो गाइडेंस है उसको भी इन्होंने बरकरार रखा है। एट द सेम टाइम अगले 12 से 18 महीनों में जो KEI इंडस्ट्री है उससे पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऑर्डर में भी एक पॉजिटिव सरप्राइज की उम्मीदें जताई जा रही है। अब अगर बात करें SRF की, तो यहाँ पे UBS ने इसको डाउनग्रेड कर दिया है। जो पहले ये बोल रहे थे खरीदारी की राय, यहाँ पे अब बिकवाली की राय दे दी गई है, और टारगेट को भी 2700 से घटा के 2100 कर दिया गया है। इनका कहना है कि काफ़ी लंबे टाइम से ग्रोथ में यहाँ पे हमें एक नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है, काफ़ी लंबे टाइम से ये चल रहा है, और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे भी एक नेगेटिव सरप्राइज कंपनी को देखने को मिले। साथ में जो एग्रोकेमिकल की डिमांड है वो भी वीकर साइड पे है। चाइना हो सकता है कि अपना मार्केट शेयर एग्रोकेमिकल के सेक्टर में मार्केट शेयर अपना बढ़ाता हुआ दिखाई दे। साथ में जो रेफ्रिजरेटर गैस की प्राइस है और जो डिमांड है वो भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके लिए जो EPS है फिस्कल ईयर 25 और 26 के लिए उसको घटा के 20% और 22% रिस्पेक्टिवली कर दिया गया है। ओके, रखिए दोनों स्टॉक्स को रडार पे। SRF थोड़ा सा दबाव शायद एंटिसिपेटेड, KEI इंडस्ट्रीज के लिए एग्रेसिव टारगेट सामने आते हुए। हर्षदा, बाकी के स्टॉक्स इन न्यूज। आशीष भाई, क्विकली मैं आपको पहले बताना चाहूंगी, मेटल कंपनियां रेडार पर रहेंगी, क्योंकि चाइना के हाउसिंग मिनिस्टर की तरफ से एक अपडेट आया है कि शहरी प्रोजेक्ट्स के मोनेटाइजेशन के लिए बड़े कदम उठा रहे हैं। अर्बनाइजेशन प्रोजेक्ट्स के तहत 10 लाख गाँवों के शहरीकरण करने का प्लान यहाँ पर है, और 4 लाख करोड़ युआन तक का यहाँ पर फंडिंग भी, बैंक लेंडिंग भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। मेटल्स पर फोकस रखेंगे क्योंकि बेस मेटल्स इस पर रिएक्ट करना शुरू कर चुके हैं। आदित्य बिरला फैशन, इसकी एक इकाई ने इनफैक्ट रोंग जो एक आउटलेट है उसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ी सी दिक्कत में चल रही है कंपनी, और इसके जो कोर प्रोमोटर्स में से एक है वो विराट कोहली हैं। बीकाजी फूड्स ने 53% स्टेक, हेजलनट फैक्ट्री फूड, ये लखनऊ की एक आर्टिजनल स्वीट ब्रांड है, कैफे भी है इनका, 131 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। बेसिकली हाउस ऑफ ब्रांड्स बनाना चाहता है।
बीकाजी और पैटिसरी बिजनेस, प्रीमियम बेकरी बिजनेस में उतर रहे हैं इस एक्विजिशन के बाद। कोल्टे पाटिल Q2 अपडेट, कलेक्शंस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10% की गिरावट देखने को मिली है, 550 करोड़ पर आया है। सेल्स वैल्यू 8% बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर 770 करोड़ पर। कंपनी कॉन्फिडेंट है 3500 करोड़ के प्री सेल्स टारगेट को अचीव करने के लिए। सुदर्शन केमिकल्स रेडार पर रहेगा। बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है 1000 करोड़ दरअसल ये फंड रेज करेंगे। यहाँ पर एक ग्रीन शो ऑप्शन भी रखा जाएगा 25% का। साथ ही साथ ह्यूबैक हॉयबैक कलरेंस के लिए वो ओपन ऑफर लेकर आ रहे हैं और वो करीब करीब 5% के प्रीमियम पर ओपन ऑफर आता हुआ दिखाई देगा, तो वो एक स्टॉक आप रेडार पर रखिएगा। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 19 को बोर्ड बैठक है, फंड रेज पर कंपनी विचार करती हुई दिखाई देगी। क्रिसिल के नतीजे अच्छे और एबी मनी के भी नंबर्स अच्छे रखिए सब रेडार पे। अभी तो टाइम बचा नहीं, तो मानस से जानना था मुझे हेजलनट फैक्ट्री फूड का आउटलेट गए कि नहीं गए, लेकिन ये अगले शो के लिए छोड़ देते हैं। मुनाफे की तैयारी समेट रहा हूँ, ब्रेक के उस पार आज का पहला सौदा।